हेलो भाई, तो सब ठीक है। टॉपर प्लस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सौरभ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास टू क्लास वन हम देख लिए थे, इसका प्रकाश के अपवर्तन का क्लास नंबर टू है। क्लास नंबर वन हम देख लिए थे, जिसमें हम देखे थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और उसके नियम के बारे में देखे थे। उसके बाद देखे थे क्या माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम के बारे में देखे थे। और देखे थे कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड थी। जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड थी। और एक थी कांच में प्रकाश की चाल, जो कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड थी। तो आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो है क्या, तो आप प्रकाश के अपवर्तन का जो दैनिक जीवन में उपयोग होता है, वो दैनिक जीवन में उपयोग कहने का मतलब जो हमारे जो प्रतिदिन डेली बेसिस पे ये चीजें घटती है। किसी न किसी आप देखा होगा कि बाल्टी होती है, उसमें पानी भरी रहती है, अगर उसमें छड़ी डाल दिए या कोई चीजें भी डाल दी हैं तो वो तिरछी नजर, उसका तिरछा नजर आना। और कि बाल्टी से जो भरी बाल्टी होती है, पानी से जो भरी होती है, उसमें सिक्का या कुछ अदर भी चीज रख दिया जाता है तो ऊपर दिखता है, या फिर पेंदी का ऊपर दिखना। अगर देखते हैं कि हम चलते फिरते कहीं पे अगर तालाब उलाब किनारे चल गए कहीं घूमने, तो देखते हैं कि हम लोग पैर लटका के बैठ जाते हैं नीचे की, ठीक है। तो उसमें हम लोग का क्या प्रतीत होता है, उसमें यह प्रतीत होता है कि हमारा जो पैर है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। ऐसा होता है भाई, यही होता है दैनिक जीवन में महत्व क्या होता है दैनिक जीवन में उपयोग प्रकाश के अपवर्तन का। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में उपयोग क्या क्या चीज है। जैसे देखिए कि ये पानी से भरी हुई टब है, या कुछ भी बोल सकते हैं जो कि पानी से भरा हुआ है, उसमें ये छड़ी है। क्या भाई, छड़ी। ये जो छड़ी है, ये छड़ी जो सीधा तो डाला हुआ है इसमें, लेकिन ये सीधा दिखता नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये जो है छड़ी जो है तिरछा दिखता है। कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्यों दिखता है, चलिए इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए छड़ी जो है ये सीधा तो है, ठीक है। तो यहाँ जो छड़ी है, छड़ी से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, छड़ी से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है छड़ी से, ठीक है। आप देखेंगे कि ऊपर में तो वायु है, वायु है यानी हवा है, जिसको हम लोग विरल माध्यम बोले थे, वायु, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे तो सघन माध्यम, ये वायु की अपेक्षा जो जल है, जल, ये क्या है, सघन माध्यम है। तो जो है छड़ी से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है, ये कहीं ना कहीं सघन माध्यम से निकल रही है। और जब सघन माध्यम से निकल रही है और विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से तो ये दूर हट जाएगी, नहीं अभिलंब से सटेगी नहीं, ये दूर हटेगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारी आंख तक पहुंचती है, ठीक है, यहाँ तक। और जब ये दिखती है तो जो हमारी आंख तक जो पहुंची है जो प्रकाश से किरणें, क्या ये सीधा पहुंची? नहीं। ये सीधा क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि ये सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में गई तो ये अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। और अभिलंब से दूर हटने के कारण ये जो प्रकाश जो है, प्रकाश, ये हमारी आंख को किस प्रकार दिखती है, ये छड़ी जो है यहाँ न दिख कर यहाँ पे दिखती है। कहाँ पे दिखती है, यहाँ पे दिखती है। कुछ इस प्रकार से जब सीधा हम मिलाते हैं तो ये बिंदु यहाँ पे मिलती है। और इसी कारण हम देखेंगे तो छड़ी यहाँ से ठीक नजर आती है, लेकिन अंदर में कुछ मुड़ा हुआ नजर आता है, ठीक है। इसी कारण से तो कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पानी से भरी बाल्टी में छड़ी का तिरछा क्यों दिखता है, नहीं क्यों दिखता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि जो छड़ी से निकलने वाली प्रकाश की किरण है हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो सघन माध्यम से कहीं ना कहीं विरल माध्यम में उस आपतित किरण को जाना पड़ता है। क्या होता है, किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना पड़ता है, जिससे अभिलंब से दूर हट जाती है। और ऐसा होने से जो है हमारी आंखों को लगता है कि वो जो आ रही है प्रकाश की किरण, यहाँ से नहीं आकर यहाँ से आ रही है किरण। इसी कारण से जो है क्या होता है, तो छड़ी तिरछा नजर आता है। क्या आता है, तो तिरछा नजर आता है। वही इसमें भी है कि ये जो पेंदी है, इसका जो पेंदी है, इस पे अगर कोई सिक्का रख दिया जाए और पानी से भर दिया जाए तो ये हम लोगों को ऊपर उठा हुआ नजर आता है। क्या आता है, ऊपर उठा हुआ नजर। क्यों? क्योंकि इससे निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है हमारी आंख तक तो पहुंचती है, हमारी आंख तक पहुंचती है, लेकिन जब सघन माध्यम से कहाँ जाती है, विरल माध्यम में जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। जब हमारी आंखों को देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये सीध में यहाँ पे नजर आता है, तो यहाँ ना दिख के यहाँ पे। इसमें भी वही कारण है कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हट जाती है, दूर हट जाती है। इसी कारण से क्या होती है, तो ऊपर उठा हुआ नजर आता है इसका पेन भी, ठीक है। तो इतना देख लिए हम लोग। अब आगे हम देखेंगे अपवर्तनांक के बारे में। ये प्रकाश के अपवर्तन और अपवर्तन के नियम हम कल
पढ़ लिए थे। क्या कर लिए थे? पढ़ लिए थे। सघन माध्यम, इसमें भी कहीं ना कहीं सघन माध्यम और विरल माध्यम यहाँ पे भी हुआ। तो सघन माध्यम, और ये जो सघन माध्यम में जो होता है वो प्रकाश की चाल क्या होता है? प्रकाश की चाल कम होता है किसके अपेक्षा? विरल माध्यम के अपेक्षा। विरल माध्यम में चाल जो है अधिक होता है। क्या होता है? चाल अधिक होता है। ये जाहिर सी बात है कि भीड़ वाला वाला एरिया में हम लोग जो है वो धीरे धीरे चलते हैं, थोड़ा सा कम स्पीड में चलते हैं। लेकिन अगर आप सन्नाटा वाला जगह पे जाएंगे तो एकदम 40 ठोक के चलते हैं हम लोग, है कि नहीं? 40, 50, 70 जो भी जा सकते हैं। तो चलिए हम अपवर्तनांक के बारे में देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। अपवर्तनांक, इस आगे पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अपवर्तनांक के बारे में देखते हैं। अपवर्तनांक क्या चीज होती है? अपवर्तनांक, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक क्या होती है भाई? तो अपवर्तनांक से पहले हम लोग कल एक टॉपिक पढ़े थे, प्रकाश की अपवर्तन। इसमें क्या थी भाई कि जब कोई किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है? दिशा परिवर्तन कर लेती है, ठीक है। तो ये वही होती है अपवर्तनांक, जो होती है इसकी क्षमता होती है कि कोई किरण को जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो किरण को कितना कितना क्षमता है उसको कि कितना तक उसको क्या कर सके? मुड़ा सके, यानी क्या कर सके? उसको कितना विचलित कर दे, यही क्षमता जो होती है अपवर्तनांक होती है। जैसे ये अगर कोई है किरण, यहाँ से कोई किरण आया, आपतित किरण, और ये इस कुछ इस प्रकार से मुड़ा, ये कुछ ऐसे मुड़ा, ठीक है। तो इसका ये क्षमता हो गया। तो जो क्षमता इसका है ना मुड़ने का यहाँ, उसी को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक क्षमता। कि कोई कितना क्षमता से इसको मुड़ता है, मतलब जितना ज्यादा मुड़ सके, जितना ज्यादा प्रकाश की किरण को तो मुड़ा सके, उसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। चलिए भाई इसका दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि इजी सा है, ये तो समझने वाली थी। अपवर्तनांक का मतलब होता है कि कोई चीज को कितना एकदम विचलित कर दे, कितना विचलित कर दे, उसका क्षमता होता है अपवर्तनांक। और जो वो घटना होता है जो कि दिशा परिवर्तन करने की घटना, उसको अपवर्तन क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो ये होता है अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में, उस माध्यम में उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे इसे एन से सूचित किया जाता है। एन से सूचित किया जाता है, किया जाता है। क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में, कहने का मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, ठीक है। और जिस माध्यम को हमको अपवर्तनांक निकालना है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, ये दोनों के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसको हम लोग एन द्वारा सूचित करते हैं, यानी एन। एन अपवर्तनांक हो गया। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको शून्य बोलते हैं, निर्वात में, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यही होती है भाई। और निर्वात में प्रकाश की चाल जिसको हम लोग सी बोलते हैं,
निर्वात में प्रकाश की चाल जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। किससे भाई? सी से। निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से सूचित करते हैं। और उस माध्यम, अगर कोई भी माध्यम हो जैसे सी, ये तो प्रकाश की चाल सी हमेशा रहेगी, लेकिन जब जो माध्यम रहेगा, जैसे यहाँ पे मीडियन कर दे रहे हैं, अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि अगर ग्लास है यानी कांच है तो हम यहाँ पे जी लिखेंगे, जी। अगर यहाँ पे वाटर है यानी कि पानी है तो यहाँ पे डब्ल्यू लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम अभी मीडियन कर दे रहे हैं क्योंकि उस माध्यम में अभी हम लोग को निकालने के लिए आना चाहिए। तो प्रकाश की चाल को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल यानी सी मीडियन से। तो अपवर्तनांक बराबर कहीं ना कहीं क्या होता है? सी बटा सी एम। क्या होता है अपवर्तनांक का? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए प्रकाश की अपवर्तनांक जो होती है ना, अपवर्तनांक, ये मात्रक विहीन होती है। क्या होती है? मात्रक विहीन। ये क्वेश्चन आ जाती है। मात्रक विहीन होती है। क्या होती है? मात्रक विहीन होती है। मात्रक विहीन कहने का मतलब कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ऐसा यूनिट नहीं होती। जैसे हम लोग दूरी का ऐसा ही यूनिट पढ़ते हैं मीटर, उस प्रकार से इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक ये इतना तक आप लोग नोट करेंगे, उसके बाद हम बताते हैं कि अपवर्तनांक का और क्या क्या पढ़ना है। तो अपवर्तनांक हो गया, क्या होता है कि एन में सूचित किया जाता है। जैसे हम निकालने के लिए भी अपवर्तनांक का भी जस्ट हम सिखाते हैं, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक बराबर क्या हो गया भाई? एन बटा सी बटा सी एम, मीडियम में प्रकाश की चाल। जैसे हम बोले जल का अपवर्तनांक निकालना है, जल का अपवर्तनांक निकालना है, अपवर्तनांक, इसको क्या लिखेंगे? अपवर्तनांक को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, निकालना किस में है? जल में, तो यहाँ पे एन डब्ल्यू, यानी एन डब्ल्यू यहाँ लिखेंगे। कहने का मतलब कि वाटर का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं हम लोग। तो वाटर का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो ऊपर में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमेशा निर्वात में प्रकाश की चाल रहेगी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सी। और सी निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग कल पढ़े थे, तो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया। और कहते हैं उस माध्यम में, जिस माध्यम में हमको निकालना है, तो जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कितना होगा भाई? तो जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल कितना होती है? जल में प्रकाश की चाल कितना होती है भाई? तो हम लोग कल पढ़े थे 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और लिखने का तरीका, जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे अगर वाटर का निकालना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल तो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे मीडियम कौन सा है? सी मीडियम में है, तो यहाँ वाटर। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसका फॉर्मूला को क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए हैं कि किस प्रकार से अपवर्तनांक निकालना है। तो जल का अपवर्तनांक क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो इसको हम काटेंगे, देखिए किलोमीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड खत्म हो गया। यहाँ देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, तो बचा 300, यहाँ बचा 225। तो 25 से काटेंगे यहाँ, तो 25×9 = 200, यानी कि 25×9 = 225 कटेगी। 25 से कम 25 और 5, 25 दुनिया यानी 12/9, 3×3 = 9, 3 × 4 = 12, यानी जल का अपवर्तनांक 4/3 आया। जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3, जिसको 1.33 भी हम लोग लिख सकते हैं। 1.33 और भी जाता रहेगा आगे। अगर कांच का हम देखें, कांच का, ग्लास का, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं भाई इन ग्लास का अपवर्तनांक देखें तो सी बटा क्या हो जाएगा? सी जी हो जाएगा। तो सी अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए सी जी, तो ग्लास में कितना था? तो 2 लाख होता है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है गिलास में। तो देखा जाए तो ये 5 जीरो से 5 जीरो खत्म, 3 किलोमीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड, 3/2 यानी 1.5। यहाँ पे आप देख रहे होंगे भाई कि किलोमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर सेकेंड यहाँ खत्म हो गया, यानी मात्रक भी यही है। देखिए इसमें मात्रक कोई भी बच नहीं रहा है, पूरा का पूरा खत्म। अपवर्तनांक आ रहा है जिसमें देखिए इसमें कोई भी मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे याद भी करना है, यानी जल का अपवर्तनांक क्या हो गया? 1.33। और कितना ये किसका था? तो ग्लास का, यानी कांच का अपवर्तनांक कितना हो गया? तो 1.5 हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? अपवर्तनांक ही हो गया। और देख लेते हैं कि कौन कौन से माध्यम को अपवर्तनांक को हम लोग को
याद रखना है। तो जैसे वायु में अपवर्तनांक भी हम देख लेते हैं, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, जो कि याद वक्त कर। तो सबसे महत्वपूर्ण यानी वायु का अपवर्तनांक देखें तो कितना होगा, वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है भाई, तो 1.0003 यानी 1 के करीब मान सकते हैं हम लोग वायु का अपवर्तनांक। और अभी जल का हम लोग निकाले थे, जल का अपवर्तनांक हम लोग कितना देखें, तो अभी जस्ट हम 4/3 या इसी को हम लोग 1.33 लिख सकते हैं, यानी 1.33 ये जल का अपवर्तनांक होता है। कांच का देखा जाए तो कितना निकाले, अभी कांच का देखा जाए तो हम लोग 1.5 निकाले, ठीक है, कांच का हम लोग 1.5 निकाले। अगर और भी देखा जाए तो आप बर्फ का निकालना चाहें तो बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.31, ये सब याद रखना है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं हीरा, जो कि क्वेश्चन एक आध बार नहीं बहुत बार आ चुका है, जिसका अपवर्तनांक होता है 2.42। तो आप लोग इतना याद कर लेंगे, और भी बुक में होगा तो उससे आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप इतना याद कर लेंगे ताकि ये इम्पोर्टेंट चीज होती है। इसे जो है एग्जामिनर को पूछने का इसमें संभावना बहुत ज्यादा है कि वर्क में 1.31 होता है, हीरा में 2.42 की सबसे ज्यादा होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.42, ये भी याद रखेंगे। और इसमें देखा जाए जल का तो 1.33, वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है। तो अपवर्तनांक क्या चीज होती है, अपवर्तनांक का मतलब होता है सघनता, कोई चीज को कितना रोक सकते हैं, कितना उसको हम अपने विचलित कर सकते हैं। तो अपवर्तनांक आप लोग इतना देख लिए। अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ से ये भी आ सकता है, यानी कि बैगनी रंग का जो होता है अपवर्तनांक कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है, सॉरी, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अधिक क्यों होता है, क्योंकि बैगनी रंग का वेवलेंथ जो होता है सबसे अधिक होता है, इसी कारण से जो होता है बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित हो जाती है, विचलित होने के कारण जो है इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। और यही तो है कि अपवर्तनांक वही है जो सबसे ज्यादा विचलित कर दे, उसी को अपवर्तनांक कहते हैं, यानी उसका क्षमता। यानी बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का सबसे कम होता है। क्या होता है भाई, सबसे कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ऐसे भी देखते हैं। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि इस लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, वो सबसे अधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है इसका वेवलेंथ। और वेवलेंथ होने के कारण अधिक, ये विचलित कम होती है। जब प्रिज्म से इसको गुजारा जाता है तो लाल रंग का विचलन बहुत कम होता है, और विचलन ना होने के कारण इसका जो है क्या होता है, सबसे कम होता है अपवर्तनांक लाल रंग का। और बैगनी रंग का सबसे ज्यादा अधिक विचलन होने के कारण इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यही हुआ विचलन के आधार पर। विचलन अगर प्रिज्म में पढ़ेंगे उसमें हम विचलन समझाएंगे, ठीक है। तो विचलन अपवर्तनांक हम लोग देख लिए। और एक टॉपिक और भी है इसमें कि देखा जाए अपवर्तनांक तो निरपेक्ष, एक तो हम अपवर्तनांक को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, लेकिन एक होता है अपेक्षिक अपवर्तनांक, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। तो दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, तो दो माध्यमों का, जैसे हम लोग देख लेते हैं। हालांकि बोर्ड में तो इतना ही से क्वेश्चन आता है, उसका कोई है नहीं वास्ता, लेकिन उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे अगर किसी भी क्लास में पढ़ने के लिए मिले तो अच्छा से समझ में आ जाए। तो अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक या अपेक्षिक अपवर्तनांक, अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, तो दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। दो माध्यमों का क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो चलिए अगर इसको देखा जाए तो अगर माध्यम मान लिया जब M1 है, ठीक है, N1 है अपवर्तनांक, एक माध्यम, दो माध्यम है, एक है और N2 है, क्या है, तो दो माध्यम है जिसमें एक का अपवर्तनांक N1 और दूसरे का अपवर्तनांक N2, ठीक है। तो हम इसको जैसे पहले माध्यम में अपवर्तनांक हम लिख लेते हैं, पहले माध्यम
का अपर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम का अपर्तनांक n2 है। ठीक है, पहले का n1 और दूसरे का n2 है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे दूसरे माध्यम का जब हमको अपर्तनांक निकालना होगा तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरे माध्यम का अपर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष क्या होगा? तो हम ये किस प्रकार से लिखेंगे? निकालना क्या है? बोल रहा है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, निकालना किस पे? दूसरे का, तो दूसरा पहले लिखेंगे। ठीक है, अगर पहले का निकालना होगा तो पहला को पहले पे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पूछा है दूसरे माध्यम का किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पे आएगा उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये होगा तो n2 1 बराबर लिखेंगे क्या? n2 बटा n1, ये होता है n2 बटा n1। कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष n2 1 लिखेंगे और n2 बटा n1 लिखेंगे। ठीक है, तो यही हो गया आपका अपवर्तनांक, अपेक्षित अपवर्तनांक की दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है अपेक्षित अपवर्तनांक। तो ये हो गया अपवर्तनांक आप लोगों का खत्म। और इसमें याद करना है वायु का, हीरे का, जो कि आप लोगों को पढ़ा दिया गया, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। चलिए, अपवर्तनांक, उसके बाद अगर देखा जाए तो कल एक चीज हमने छोड़ दिया था, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या चीज होती है? देखिए, ये है कांच का सिल्ली, बहुत कांच का सिल्ली, पार्श्विक विस्थापन क्या होती है? ठीक है, एक मिनट में समझ में आ जाएगा भाई। देखिए भाई, होती क्या है पार्श्विक विस्थापन के बारे में हम देखेंगे। तो एक कांच की सिल्ली लेते हैं। ठीक है, कांच की सिल्ली लेते हैं, हम देखेंगे तो ऊपर तो वायु है और ये कांच है, तो वायु और कांच, ऊपर तो वायु है तो वायु क्या हो जाएगा? विरल माध्यम, और कांच क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए ये जो है झुक गई इधर। ठीक है, आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, और ये जो निकली इसको हम लोग निर्गत किरण बोलते हैं। कौन सा किरण? तो ये इसको तो जाना चाहिए तो सीधा था, क्या जाना चाहिए था? अगर यहाँ पे कांच की सिल्ली नहीं रहती तो ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, वो सीधा आती, क्या आती? सीधा, कुछ इस प्रकार से आना चाहिए था। लेकिन ये कांच की सिल्ली की वजह से इसका अपवर्तन हुआ और ये कुछ इस प्रकार से मुड़ गई। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्या हुआ? तो मुड़ गया, कुछ इस प्रकार से मुड़ गया। और फिर जो अगर देखा जाए तो यहाँ से आया, ये जो चल रहा था, ये जो किरण, ये कहाँ चल रहा था? तो अभी सघन माध्यम में चल रहा था, और जब विरल माध्यम में फिर आएगा, वायु नीचे है, तो ये क्या होगा? अभिलंब से फिर दूर। लेकिन इसको जाना चाहिए था किधर? ये फिर इधर चल गया, लेकिन इसको आना चाहिए था कहाँ? जब इधर आ रहा है तो इसको जाना चाहिए था इधर, यानी इसको पीछे से मिलाते हैं। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा खेल जो है अपवर्तन का है। किस प्रकार से? कि जब आपतित किरण आया तो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन कांच की सिल्ली की वजह से अपवर्तन हुआ और ये मुड़ गया कुछ इस प्रकार से। और मुड़ने के बाद फिर से जब बाहर निकला तो अभिलंब से दूर हटते हुए चल गया। तो इसको पीछे अगर घसकाएंगे तो कुछ इस प्रकार जाएगा, और कुछ आगे इसको बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार जाएगा। तो ये जो आने वाली किरण होती है, इसको तो हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण होती है। कौन सी किरण होती है भाई? आपतित किरण। और ये इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और इसको बोलते हैं हम लोग निर्गत किरण। कौन सा किरण हुआ? निर्गत किरण। इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। ठीक है, तो निर्गत किरण, और देखिए ये जो है आने वाली किरण कौन सा है? आपतित किरण। और ये निर्गत किरण, ये जो इसकी लंबवत दूरी होती है ना, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी,
इसको मान लेते हैं कि ए बी सी डी कांच की सिल्ली था, ठीक है। कोई पी से आया, क्यू पे टकराया, आर पे टकराया, फिर एस मान लेते हैं, इसको हम लोग टी मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये निर्गत किरण हुआ, और ये कांच का सिल्ली जो था इसे टकराने के बाद क्या हुआ, तो ये निर्गत किरण कुछ इस प्रकार से आया। तो ये आपतित किरण, ये कौन सा किरण है भाई, आपतित किरण, देख सकते हैं ऊपर से, ये आपतित किरण है। तो क्या हो जाएगा, आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, और ये निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन लिख देते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण तथा, आपतित किरण तथा निर्गत किरण, निर्गत किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को, लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पार्श्विक विस्थापन। क्या होता है पार्श्विक विस्थापन, फिर से एक बार समझ लेते हैं। जब कांच की सिल्ली से आने वाली किरण जो होती है, हम लोग आपतित करवाते हैं कांच की सिल्ली से, तो क्या होता है, उसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन अपवर्तन के कारण ये मुड़ जाती है और फिर दोबारा निकलती है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, ये तीन किरण है। तो ये आपतित किरण और जो निर्गत किरण है, दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी है, उसी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आता नहीं है, बट पढ़ना था, इसी वजह से हम लोग इसको देख लिए, ठीक है। कल हम देखेंगे इसके आगे प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म के बारे में हम देखेंगे कि प्रिज्म क्या होती है, उसके बारे में हम, उसके बाद हम देखेंगे लेंस के बारे में, लेंस क्या होती है, लेंस कितने तरह के होते हैं, लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब, लेंस के आवर्धन, ये सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। तो अभी चैप्टर ही चलेगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम लोग मिलते हैं। चलिए ठीक है।